तो बहन जी ने कह दिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले वो पढ़े लिखे बच्चे जो बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के हैं उनको तत्काल भर्ती की जाएगी, नौकरी दी जाएगी। जो जातिगत आधार है, बहुजन समाज पार्टी को तब 80,000 वोट मिला जब मैंने कहा कि ब्राह्मण भाजपा को चला गया, मुस्लिम सपा को चला गया। अगर कोई सरकार बनेगी या कोई ऐसी पार्टी है तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है कि उनका समर्थन इस बात पे है कि संघर्ष करें, लेकिन राजनीतिक पार्टी में वोट हाथी को, इसलिए सिर्फ हाथी है और कुछ नहीं। हम नहीं लगता हमें गठबंधन की जरूरत है, हमारा गठबंधन सीधे पब्लिक से है। साथ में बख्शी के तालाब के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के सलाउद्दीन सिद्दीकी मुहसन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो काम करते हैं वो बेसिक मुद्दों पर करते हैं, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो या रोटी कपड़ा मकान हो, लेकिन बाकी जो पार्टियां काम करती हैं वो जातिगत करती हैं। तो हम उसी पर चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ में सलाउद्दीन सिद्दीकी प्रत्याशी बीकेटी। सलाउद्दीन जी, आपके जो मुद्दे हैं 2022 को लेकर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता कभी भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो ज़रूर कहती हैं। जैसे पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि जो भी बैकलॉग भाजपा सरकार में जो बच्चों का नहीं भरा गया है, तालीम लेके घूम रहे हैं, बेरोज़गार हैं, और SC ST शेड्यूल कास्ट में जो नौकरियां इन्होंने नहीं दी हैं और कुछ नौकरियां इन्होंने सामान को ये दिखा के दे दी हैं कि वहाँ पे सक्षम अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी इनकी साजिश है, चाल है। आज बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और वैकेंसी हैं और वो बैकलॉग के कोटे नहीं भरे जा रहे हैं, तो बहन जी ने कह दिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले वो पढ़े लिखे बच्चे जो बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के हैं उनको तत्काल भर्ती की जाएगी, नौकरी दी जाएगी। दूसरी चीज़ें, जिन लोगों ने इस बीच में शेड्यूल कास्ट की ज़मीनों पे कब्जे कर लिए हैं या मकानों पे कब्जे कर लिए हैं या उन पे GC चलवा दी हैं, इसमें बहुत कुछ हुआ है कि साहब ये ज़मीन तो हमारी थी, पट्टा है दलित को, लेकिन कोई ताकतवर आदमी है तो उसको भगा दिया है क्योंकि बहन जी की सरकार नहीं है और इसमें कोई सुनने वाला नहीं। उन चीज़ों पे काम होगा। शिक्षा पे, तालीम को ये बहुत नीचे स्तर पे ले गए हैं, गरीबों की, उसको सुधार करना है। रास्ते ख़राब हैं, नाली, सड़कें और बिजली के जो तार हैं वो जर्जर हो गए हैं, लाइनें चेंज होने वाली हैं, ये समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहन जी की सरकार बनने से जो मान सम्मान स्वाभिमान खोया है इन 10 सालों में, बहुजन समाज ने वो मान सम्मान स्वाभिमान की वापसी होगी। वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जैसे पहले जीते थे वो फिर से सम्मान से जिएंगे। आज कहीं भी मेरा कोई आदमी चला जाए, कोई सुनता ही नहीं, तहसीलदार सुनता नहीं, लेखपाल सुनता नहीं, थाना इंचार्ज सुनता नहीं, ये हालत है। लेकिन जिस दिन बहन जी शपथ ले लेंगी, शपथ बाद में लेंगी, सुनना ये पहले शुरू कर देंगे। अच्छा, जो बख्शी के तालाब के मुद्दे अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है, तो आप अपनी जो आंकड़े हैं बीकेटी में वो कैसे निकाल रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? मुझे समझाएं। असल में ये है कि ब्रजेश भाई, इन लोगों का चक्कर ये है कि इन्हें ना इल्म, इनको इल्म के मतलब इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई कैडर के लोग नहीं हैं और सपा तो ऐसे भी कैडर की पार्टी नहीं है, ना इन लोगों ने कोई वर्क किया है। हमें बहुजन समाज पार्टी में 32 साल हो गए, मुझे बहन जी ने इस बार चुनाव लड़ाया। अब तक हमने लगभग 403 में 50% सीटों का आकलन हमसे आप ले लें। अब बीकेटी की आपने सवाल किया, मैं बीकेटी की बता दूंगा। देखिए, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्व समाज की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी का अपना बेस वोट होता है। जैसे भाजपा का अपना बेस वोट है, समाजवादी पार्टी का अपना एक बेस वोट है जो उसको सपोर्ट करता है, और बहुजन समाज पार्टी के पास अपना एक बेस वोट है जो वो सपोर्ट करता है। उसके साथ प्रत्याशी और उसकी छवि और उसके ताल्लुकात वो वोट जुड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि बीकेटी में मैं ये नहीं कि जातिगत आंकड़े दे रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लो कि जो जातिगत आधार है उस आधार में ब्राह्मण समाज यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा था, लेकिन जब उत्तर बनी तो जानकीपुरम उत्तर में चला गया, पूर्वी में टोटल इंदिरा नगर चला गया,
जबकि उत्तराखंड के लोग लगभग 1 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण यहाँ रहते हैं। और वो मोहना जब थी तो बीकेटी में ही आते थे। तो वो ब्राह्मण बट गया आपका पूर्वी में और उत्तर में। उत्तर में कम हिस्सा है, पूर्वी में ज़्यादा हिस्सा है। अब ये देहात की विधान क्षेत्र बचा। जो शहर का हिस्सा आता है, तखरोई, अमराई गांव, गोयला, शेड्यूल कास्ट हमारी आबादी है। फिर उत्तर धौना, उधर चले जाओ आप बगहा, तो कुछ यादव परिवार के गांव हैं और ज़्यादातर वहाँ शेड्यूल कास्ट के गांव हैं। उसके बाद आप आ जाओ इधर तराई में, नदी के किनारे टोटल शेड्यूल कास्ट के गांव हैं, या रावत या गौतम या अति पिछड़ा। उसके बाद आप सिर्फ आ जाओ बख्शी तालाब के 20 गांव। इन 20 गांव के अलावा आप हमको बता दो कि मलिहाबाद रोड पे बीकेटी विधानसभा में कोई बड़ी कास्ट का गांव हो तो बता दो। उसके बाद आप कुर्सी रोड पे कोई एक गांव का नाम ले लो जहां बड़ी कास्ट का मतलब गांव हो। उसके बाद आप चले जाओ चिन्हट, कोई एक गांव हमें बता दो जहां पे 5000, 2000, 1000 कोई बड़ी कास्ट के लोग रहते हों। तो यहाँ पे जो जातिगत आधार है, बहुजन समाज पार्टी को तब 80,000 वोट मिला जब मैंने कहा कि ब्राह्मण भाजपा को चला गया, मुस्लिम सपा को चला गया। अब मुस्लिम भी बसपा को जा रहा, ब्राह्मण भी बसपा को जा रहा, और यादव भी 10-15% हमको मिल रहा है खुल के ओपन। 5 गाड़ी हमारी यादव समाज के उसमें चल रही हैं। तो अब ये बताओ, भाजपा के लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारे साथ किस वोट से आप जीत रहे हो। आपने लोधी बिखरा हुआ है, पाल बिखरा हुआ है, और पाल 75% वोट बसपा को कर रहा है, कन्नौजिया बसपा को कर रहा है। इनको वोट कौन कर रहा है, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लो। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ सर्व समाज है, सर्व समाज में हमारे अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, यही 50%, 2.5 लाख वोट है। अगर 70% पोलिंग हो जाए तो ये कितना वोट बनता है? 1.5 लाख के ऊपर हो गया। वो अपना बता दें जरा, उनका कितना बनता है? सिद्दीकी जी, जो हमारी समाज के लिए बेसिक मुद्दे हैं हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि जातिगत राजनीति या राम मंदिर, मस्जिद, इस पर ना करके जो चाहे नल हो, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, इस पे जो बेसिक ज़रूरतें हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो लगातार भ्रष्टाचार होता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, अगर आप आते हैं तो इन पर कैसे काम करेंगे? आप इस चीज़ को ध्यान दो कि आप, ये बात लंबी हो जाएगी, हमें क्षेत्र में निकलना है कि बहन जी के कार्यकाल में कितनी शिक्षण संस्थाएं बनी, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने। वहाँ पे वर्ल्ड नंबर का 2 नंबर पे वर्ल्ड में ट्रैक बना हुआ है। स्पोर्ट जो कार का रेस होती है, किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती जी ने। ये इन्होंने जो ये स्टेडियम था, ये बहन जी ने पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, लेकिन कार्यकाल बदल गया, उसको बना असेंबल, मतलब बिल्डिंग बनी अखिलेश यादव जी के उसमें। उसके बाद जितने स्मारक लखनऊ में बने हैं, वो इलाका देख लीजिए जहाँ पे मरे जानवर डाले जाते थे। आज की डेट में वो लोग वहाँ पे आइसक्रीम खाने जाते हैं, मरीन ड्राइव बनी हुई है। तो बहन जी को लोग बंद जबान तो कहते हैं कि बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, उनका विकास का काम अच्छा, उसमें सर्व समाज के लोग खुश रहते हैं, और वो सर्व समाज को प्रतिनिधि दिया। बहन जी ने क्षत्रिय को प्रतिनिधि दिया, बहन जी ने ब्राह्मण को प्रतिनिधि दिया, बहन जी ने बैकवर्ड को प्रतिनिधि दिया, बहन जी ने शेड्यूल कास्ट को प्रतिनिधि दिया, वो तो पार्टी ही है, और बहन जी ने मुस्लिम को प्रतिनिधि दिया, निषाद मल्लाह कश्यप को प्रतिनिधि दिया। तो बहन जी जो देती हैं वो ओरिजिनल देती हैं। ये लोग क्या करते हैं, देते हैं कि गाड़ी बत्ती ले लो। जो मेरी जानकारी है कि इनके हर मंत्री के कार्यालय में 2 RSS के लोग बैठे हुए हैं सीनियर, और वो सब डिसीजन लेते हैं स्कीमों का। मंत्री जी साइन कर देते हैं, उनकी यह हैसियत नहीं कि मंत्री जी उसमें कोई अपनी मर्जी से काम कर ले। ये तो हालत है। कैसे पब्लिक खुश होगी? पब्लिक में जब आप कहोगे कुछ माइक पे और पब्लिक में जाके कुछ कहोगे, तो पब्लिक ने अब वो जाग गई है। अब इनका जादू नहीं चलने वाला। अब इनको ये मान लो कि इनका, और एक चीज़ और बता दें कि मानवर काशीराम साहब की एक बात मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैंने मानवर काशीराम साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मानवर काशीराम साहब का लखनऊ में एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद हम उनको छोड़ने गए, 3-4 लोग थे तो उन्होंने बैठा लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी हमें गठबंधन की सरकारें बनेंगी, चूँकि मैं अक्सरियत में नहीं हूँ, और मुझे जब सत्ता मिलेगी तो ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो लोग जुड़ेंगे। तो अभी हम गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी मेजॉरिटी में सरकार बनेगी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि भाजपा बहुत ताकतवर हो जाएगी। लेकिन जब भाजपा ताकतवर हो जाएगी, उसके बाद जब उसका पतन होगा,
तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। ये मानवर काशी राम साहब ने कहा था। मैं दोहराना चाहता हूँ कि उनकी एक बात पूरी हो गई कि हमें अक्सरियत में मेरी 2007 से 12 में सरकार बनी। उनकी दूसरी भी बात पूरी हो गई कि भाजपा की भी सरकार भाई बन गई, ताकत मिल गई। अब इसके बाद अगर कोई सरकार बनेगी या कोई ऐसी पार्टी है तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है। अब यूपी ही में नहीं, आने वाले वक्त पे जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए कि हम जो शेड्यूल कास्ट का वोटर है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए उसने ये मन बना लिया है, गेहूं दो हम ले लेंगे, चावल दो हम ले लेंगे। बाकी वोट अपनी पार्टी को, अपनी नेता को। आप किसी गांव में चले जाओ, अकेले चले जाओ और वहाँ ओरिजिनल जाके बयान ले लो, वो कहते हैं कुछ करो। और उन्होंने भीम आर्मी के लिए कह दिया लोगों ने कि उनका समर्थन इस बात पे है कि संघर्ष करें, लेकिन राजनीतिक पार्टी में वोट हाथी को, इसलिए सिर्फ हाथी है और कुछ नहीं। नहीं सलाउद्दीन जी, सिर्फ मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही मैंने काम किया है और समाजवादी पार्टी कह रही मैंने काम किया, फिर भी लगातार ये लोग गठबंधन कर रहे हैं और मायावती जी नहीं कर रही हैं। नहीं कैसे? तो भाई सवाल ये पैदा होता है, जो कमज़ोर होता है वही किसी का साथ लेता है। मान लो मेरी आपकी लड़ाई चल रही है, आप भारी हो, मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं कहूँगा भाई ज़रा मेरी मदद कर दो, क्योंकि हम इनसे कमज़ोर पड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, हम अपनी रिपोर्ट है, हमारी अपनी ज़मीन की रिपोर्ट होती है, हमारे लोग अपने ज़िले की रिपोर्ट करते हैं, हमारी 403 सीटों की रिपोर्ट है। हर एक एक सीट का आकलन बहन जी करती हैं और चुनाव के दौरान करती रहती हैं। हमें मालूम है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए हम लोग कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुजन समाज पार्टी ये मानती है कि जहाँ से हम सीट छोड़ते हैं किसी को गठबंधन में, हमारा वोट तो उसको चला जाता है, उसका वोट मुझे नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, वहाँ जो मेरा वर्कर है, पदाधिकारी है, वो खाली हो जाता है, उसको उतना काम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी पार्टी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मुझे संगठन को भी कमज़ोर नहीं होने देना है, चुस्त दुरुस्त रखना है और अपनी ताकत पे चुनाव लड़के जो कमज़ोर लोग हैं वो गठबंधन करें। हम नहीं लगता हमें गठबंधन की ज़रूरत है, हमारा गठबंधन सीधे पब्लिक से है, आवाम से है। और इनका गठबंधन जो इन लोग कमज़ोरी का है कि भाई ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं, भाई हिम्मत है तो अकेले तुम लड़ो अकेले, लेकिन वो जान रहे हैं कि उनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं। एक चीज़ और बता दें तुम्हें कि कुछ चीज़ें मीडिया मैनेज कर देती है। अखिलेश यादव जी जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह जी क्षेत्र में थे, आजम खान साहब क्षेत्र में थे, अमर सिंह इस दुनिया में थे, शिवपाल उनके दिल से साथ में थे। आज की डेट में मुलायम सिंह जी बिस्तर पे हैं, आजम खान साहब जेल में हैं, अमर सिंह जी दुनिया छोड़ के चले गए, शिवपाल को एक सीट मात्र दी है, क्या वो संतुष्ट हैं? तो कहीं ना कहीं ये अकेले अखिलेश यादव जी जो टिकट में 50-50 फार्म जमा करा लिए और उनसे 1-1 लाख रुपया जमा करा लिया और वहाँ दावेदारी बढ़ गई, और जब दावेदारी बढ़ गई और टिकट एक का हुआ तो किसी को उन्हें हराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लोग खुद ही अपने प्रत्याशी को हरा रहे हैं, वो खुद ही उतना काम कर देंगे कि वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अपने आप हार जाएगा। सिद्दीकी जी, अगर आप जीत के आ रहे हैं बीकेटी, तो 5 साल में 5 हमें वो कौन से 5 काम हैं सिर्फ बता दीजिए बस। मेरा मकसद ये है कि अगर उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि वो सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, अल्लाह की मदद उसमें शामिल होगी, भाइयों का दोस्तों का सपोर्ट शामिल होगा, सर्व समाज लोग वोट कर रहे हैं। और अगर मेरी जो प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले अपने क्षेत्र के बेरोज़गारों के लिए, किसानों की समस्याएं और जो बिजली की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, और ख़ास कर और मलिन और दलित बस्तियों जो बनी हुई हैं वहाँ नालियाँ बजबजा रही हैं, पानी भरा हुआ है, गंदे पैर में रख के हमारी माताएं बहनें अपने घर जाती हैं। इन 4-5 मुद्दों पे पूरा मेरा पहली प्रायोरिटी होगी कि पहले राउंड में इन 4-5 चीज़ों को मैं ख़त्म करूं, उनको अच्छे रास्ते दे पाऊं, जो नालियां साफ़ हों, उनके घर जाने के लिए रास्ता अच्छा मिले, बिजली मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले, और रास्ते जो गड्ढे गुड्ढे वाले हों, मेरी प्रायोरिटी होगी। एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनको मैं सही करूँ। तो ये थे हमारे साथ में सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बक्सी के तालाब से, जिनका साफ कहना है अगर हम आते हैं तो 5 साल में 5 हमारे जो बड़े मुद्दे हो गए, नाली, खड़ंजा, रोटी, मकान, कपड़ा, इन सारी बेसिक चीज़ों को हम पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लखनऊ से समाचार टुडे के लिए ज्ञानेश वर्मा की रिपोर्ट।